एवरीवन, मैं हूं गौरी और आज के मार्केट्स टुडे में हम कवर करने वाले हैं 3 बड़ी स्टोरीज। पहला, दिस इज गोइंग टू बी द आईपीओ वीक। मेन बोर्ड पे 5 कंपनीज हैं जो कि आईपीओ लेकर आने वाली हैं। ये कौन सी कंपनीज हैं, क्या करती हैं और इनके आईपीओ की डिटेल्स क्या है, वी विल सी एवरीथिंग। दूसरा, एक फुल ऑन पॉलिसी वॉर चल रही है टेलीकॉम और सैटकॉम के बीच में स्पेक्ट्रम की प्राइसिंग को लेकर। मिनिस्ट्री लेवल तक हाई प्रोफाइल कंपनीज फाइट कर रही हैं। What is that about? We will see. और तीसरा, इंडिया का ऑयल का खजाना शायद अंडमान सी से निकल सकता है, which can change the energy future of India. Will it? चलिए देखते हैं। तो इस वीक यानी जो आज से हफ्ता शुरू हुआ है उसमें आईपीओ स्पेस इज हीटिंग अप। बहुत सारी कंपनीज अपनी लिस्टिंग की तैयारी में है। हेडलाइन आईपीओ है एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का, जो कि एचडीएफसी बैंक का एनबीएफसी आर्म है। पूरा इशू अराउंड 12,500 करोड़ रुपीस का है, जिसमें से 250 करोड़ रुपए फ्रेश इशू है और बाकी प्रमोटर्स का सेल ऑफ। प्राइस बैंड 700 से 740 रुपीस पर शेयर का सेट किया गया है और आईपीओ खुलेगा 25 जून यानी कि कल से 27 जून तक। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए लॉट साइज थोड़ा बड़ा है, पर ग्रे मार्केट प्रीमियम से ऐसा लग रहा है कि लिस्टिंग काफी स्ट्रॉन्ग पॉप दिखा सकती है। एचडीबी फाइनेंशियल ऑटो, कमर्शियल व्हीकल फाइनेंस और गोल्ड लोन्स में एक्टिव है, जिससे इसका डाइवर्सिफिकेशन काफी सॉलिड होता है। कंपनी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी और एचडीएफसी के स्ट्रॉन्ग बैकिंग की वजह से इसमें काफी इन्वेस्टर इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। दूसरा आईपीओ है संभव स्टील ट्यूब्स। ये रफली 540 करोड़ रुपीस का मिक्स्ड इशू है। फ्रेश शेयर्स भी हैं और कुछ स्टेक होल्डर्स सेलिंग भी कर रहे हैं। प्राइस बैंड 77 से 82 रुपीस पर शेयर है और आईपीओ विंडो 25 से 27 जून तक ओपन रहेगा। मिनिमम लॉट साइज अराउंड 182 शेयर्स है। संभव पाइप्स, पाइपलाइंस और स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स मैन्युफैक्चर करता है। FY24 में कंपनी ने 1,289 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू और 82 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था, जो इनकी स्टेबिलिटी और एग्जीक्यूशन स्ट्रेंथ को हाईलाइट करता है। लिस्टिंग के बाद इंफ्रा रिवाइवल से इसका मोमेंटम भी मिल सकता है। तीसरा आईपीओ है कल्पतरू लिमिटेड, जो अपने सेक्टर का स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। कल्पतरू रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी है, जो कि रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज, रिटेल स्पेसेस एंड इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स डेवलप करती है। ये अपना 1,590 करोड़ रुपीस का आईपीओ लेकर आ रहा है। प्राइस बैंड 387 से 414 रुपीस पर शेयर है और इशू आज से यानी कि 24 से 26 जून के बीच ओपन होगा। लॉट साइज 36 शेयर्स है। फंड्स का मेन यूज डेट रीपेमेंट और ऑर्गेनिक एक्सपेंशन के लिए किया जाएगा। चौथा आईपीओ है कोलकाता बेस्ड एलन बैरी इंडस्ट्रियल गैसेस, जो 852 करोड़ रुपीस का आईपीओ लेकर आ रहा है, जिसमें से 400 करोड़ रुपए फ्रेश इशू है और बाकी ओएफएस है। प्राइस बैंड 380 से 400 रुपीस और इशू विंडो आज से यानी कि 24 से 26 जून। लॉट साइजेस 37। कंपनी इंडस्ट्रियल, मेडिकल और स्पेशलिटी गैस प्रोड्यूस और सप्लाई करती है। कंपनी अपने नेटवर्क एक्सपेंशन के लिए आईपीओ फंड्स को यूज करने वाली है। हेल्थ केयर, फार्मा और एनर्जी सेक्टर्स के रिवाइवल से इनकी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पॉजिटिव रह सकती है। पांचवा आईपीओ है ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर का नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग प्ले बन सकता है। ये 119 करोड़ रुपीस का इशू है। प्राइस बैंड 67 से 71 रुपीस और इशू विंडो आज से यानी कि 24 से 26 जून। लॉट साइजेस 211। ग्लोब सिविल रोड्स, हाईवेज, कमर्शियल बिल्डिंग्स और ड्रेनेज सिस्टम्स बनाने का काम करता है। गवर्नमेंट के इंफ्रा पुश के साथ स्पेशली गति शक्ति, भारतमाला, अर्बन रीडेवलपमेंट, इस कंपनी को डायरेक्ट बेनिफिट मिलने की पॉसिबिलिटी है। चलिए, इस आईपीओ राउंडअप के बाद अब हम चलते हैं दूसरी न्यूज की तरफ और ये है एक फुल ऑन पॉलिसी वॉर टेलीकॉम वर्सेस सैटकॉम। पूरा मामला स्पेक्ट्रम की कॉस्ट का है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये स्पेक्ट्रम आखिर होता क्या है, तो बता दूं कि स्पेक्ट्रम इनविजिबल रेडियो फ्रीक्वेंसीज हैं, जिसमें टेलीकॉम कंपनी सिग्नल्स भेजती हैं। हर कंपनी को अपनी एक लेन मिलती है यानी कि फ्रीक्वेंसी। जितना ज्यादा स्पेक्ट्रम होता है उतना ज्यादा बेटर स्पीड होती है और उतनी ज्यादा क्लियर कॉल्स होती हैं। सरकार ये स्पेक्ट्रम ऑक्शन के थ्रू करोड़ों में बेचती है। हाँ, तो ट्रेडिशनल टेलीकॉम कंपनीज जैसे कि जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ये बोल रहे हैं कि सैटेलाइट कंपनीज को स्पेक्ट्रम फ्री या फिर सस्ता नहीं मिलना चाहिए। मतलब कि सिंपल भाषा में बोले तो टेलीकॉम प्लेयर्स ये चाहते हैं कि सबको एक ही रेट पर स्पेक्ट्रम मिले, वरना अनफेयर एडवांटेज हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनीज यानी कि सैटकॉम प्लेयर्स बोल रहे हैं कि उनका यूज केस अलग है। सैटेलाइट से मेनली रिमोट एरियाज, शिप्स,
प्लेन्स और डिजास्टर जोन्स को इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलती है। ये टेलीकॉम जैसे मास सर्विसेज तो है नहीं। सैटेलाइट कंपनीज का ग्रुप है BIF यानी कि ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम, जिनके मेंबर्स इंक्लूड गूगल, मेटा, वनवेब, Amazon एंड टाटाज नेल्को। इन्होंने जो टेलीकॉम सेक्रेटरी हैं नीरज मित्तल जी, उनको एक डायरेक्ट लेटर लिख दिया है जिसमें वो बोल रहे हैं कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का ऑक्शन होना भी जरूरी नहीं है। BIF ये कह रहा है कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई का जो प्रपोजल है, जिसमें ये बोला गया है कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन के थ्रू मिले, वो ही सही है। एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन मतलब कि डायरेक्टली असाइन करना बिना किसी ऑक्शन के। उनका लॉजिक है कि सैटेलाइट सर्विसेज का बिजनेस मॉडल ऑलरेडी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, लॉन्च कॉस्ट हाई है, और अगर स्पेक्ट्रम भी ऑक्शन के थ्रू दिया गया तो कॉस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, जो कि इंडस्ट्री के लिए सस्टेनेबल नहीं है। ऑन द अदर साइड, सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि COAI, जिसमें कि जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया जैसे बड़े टेलीकॉम प्लेयर्स हैं, वो बोल रहे हैं कि अगर सैटेलाइट कंपनीज को फ्री स्पेक्ट्रम या चीप स्पेक्ट्रम मिलता है तो टेलीकॉम को अनफेयर डिसएडवांटेज होगा। COAI चाहते हैं कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम भी ऑक्शन के थ्रू ही मिले, जैसे कि टेलीकॉम स्पेक्ट्रम बनता है। अब ये बैटल इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि सैटेलाइट इंटरनेट इंडिया में एक बूमिंग स्पेस है। इलॉन मस्क की स्टारलिंक, Amazon की प्रोजेक्ट क्यूपर और भारत की वनवेब सब अग्रेसिवली इंडिया के मार्केट में एंट्री लेने की तैयारी में है। और अगर सैटेलाइट स्पेक्ट्रम सस्ता या फिर फ्री मिलता है तो सैटेलाइट कंपनीज इजीली रिमोट एरियाज को कवर कर सकती हैं जहां पर टेलीकॉम कंपनीज अभी तक नहीं पहुंच पाई हैं। टेलीकॉम कंपनीज को यह लगता है कि अगर सैटेलाइट कंपनीज को इजी एक्सेस मिलता है, सस्ता एक्सेस मिलता है, तो अर्बन एरियाज में भी उनका कंपटीशन आ सकता है और उनकी प्राइसिंग पावर भी कम हो जाएगी। मतलब ये सिर्फ एक कनेक्टिविटी की बैटल नहीं दिखाई दे रही है, ये फ्यूचर मार्केट शेयर की भी लड़ाई है। अभी पॉलिसी लेवल पे डिसीजन पेंडिंग है, फाइनल डिसीजन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस को लेना है, बट ये बात तो क्लियर है कि ये बैटल आने वाले कुछ महीनों में और ज्यादा बढ़ेगी क्योंकि स्टेक्स काफी हाई है। अब है हमारी तीसरी और शायद सबसे एक्साइटिंग स्टोरी की बारी। इंडिया शायद एक ऑयल जैकपॉट के बिल्कुल करीब है और ये जैकपॉट छुपा हुआ है अंडमान सी के नीचे। यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा कि इंडिया गयाना टाइप एक ऑयल डिस्कवरी से बस कुछ कदम दूर है। अब गयाना की डिस्कवरी क्या थी? साउथ अमेरिका के गयाना में लगभग 1160 करोड़ बैरल्स का क्रूड ऑयल मिला था, जिसने पूरे के पूरे ग्लोबल ऑयल मार्केट में उनका स्टेटस चेंज कर दिया था। और अब लग रहा है कि इंडिया भी कुछ वैसा ही या फिर इवन उससे भी बड़ा करने जा रहा है, क्योंकि अंडमान सी में एस्टिमेटेड 1,84,440 करोड़ लीटर्स क्रूड ऑयल का पोटेंशियल बताया जा रहा है। अगर ये फाइंडिंग कंफर्म हो जाती है तो ये इंडिया की एनर्जी स्टोरी का बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे ये ऑयल मिलेगा कब? तो मिनिस्टर ने बोला है कि ग्रीन शूट्स ऑलरेडी मिल चुके हैं, मतलब कि कुछ पॉजिटिव साइंस दिखने लगे हैं। ONGC इस वक्त रिकॉर्ड ड्रिलिंग कर रहा है। FY24 में ONGC ने 541 वेल्स ड्रिल किए हैं, जो कि लास्ट 37 इयर्स का हाईएस्ट नंबर है। एक्सप्लोरेशन का कॉस्ट भी काफी हाई होता है। एग्जाम्पल के लिए गयाना में लगभग 43 वेल्स ड्रिल करने के बाद 41st वेल पे ये जैकपॉट मिला था ऑयल वाला, यानी कि पेशेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों चाहिए। इंडिया के लिए ये डिस्कवरी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? सिंपल रीजन, अभी इंडिया अपना 85% क्रूड ऑयल नीड्स को इंपोर्ट करता है। हम दुनिया के 3rd लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर्स हैं, चाइना और US के बाद। अगर अंडमान में ऑयल मिलता है तो इंडिया अपनी इंपोर्ट डिपेंडेंसी को काफी हद तक रिड्यूस कर लेगा। अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को हम बढ़ा सकते हैं, ट्रेड डेफिसिट को भी कंट्रोल में ला सकते हैं और इंडिया का ग्लोबल इकोनॉमिक स्टैंडिंग भी नेक्स्ट लेवल तक पहुंच सकता है। मिनिस्टर हरदीप पुरी ने तो इतना कॉन्फिडेंटली ये बोला है कि अगर ये ऑयल फील्ड मिल गया तो इंडिया की इकोनॉमी का $3.7 ट्रिलियन से डायरेक्टली $20 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। अब ये एक लॉन्ग टर्म गेम है क्योंकि डीप वाटर ड्रिलिंग और लार्ज स्केल ऑयल एक्सट्रैक्शन में टाइम लगता है, लेकिन अंडमान रीजन में ऑलरेडी ऑयल इंडिया और ONGC एक्टिवली एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। इंडिया में अब तक मेजर ऑयल प्रोडक्शन असम, गुजरात, राजस्थान, मुंबई और कृष्णा गोदावरी बेसिन से आता है। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स भी हमने विशाखापट्टनम, मैंगलोर और पडूर में बना रखे हैं। देखते हैं क्या अंडमान का नाम भी इस लिस्ट में जुड़ता है या फिर नहीं। ओवरऑल ये जो कहानी है ना, सिर्फ ऑयल फाइंड करने के बारे में नहीं है, ये पोटेंशियल इकोनॉमिक गेम चेंजर है। अगर अंडमान सी में गयाना टाइप या उससे बड़ा ऑयल फील्ड मिल गया तो ये इंडिया के लिए एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ एक बड़ा कदम होगा। सो दैट्स अ रैप
आप इस हफ्ते किस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं, मुझे कमेंट्स में बताइए। साथ ही साथ आपको क्या लगता है, सैटेलाइट कंपनीज को चीप स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए या सबको एक ही प्राइस पे compete करना चाहिए? एक और क्वेश्चन है, क्या हम अपना ऑयल जैकपॉट ढूंढ लेंगे अंडमान में या सिर्फ एक स्पेक्युलेटिव होप है? लेट अस नो इन द कमेंट्स एंड सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो फॉर द डेली मार्केट अपडेट्स. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.